स्केलेटल मसल्स। अब हम जो करने वाले हैं जल्दी से वो है हमारा टॉपिक स्केलेटल मसल्स। किस तरह के होते हैं हमारे स्केलेटल मसल्स, क्या क्या होता है उनमें। तो आप ये चीज देखोगे भी लिखी हुई हर जगह पे कि एक जो हमारा स्केलेटल मसल होता है, एक स्केलेटल मसल हम किसी को उठा करके स्केलेटल मसल को देखेंगे तो हम देखेंगे कि ईच स्केलेटल मसल इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ मसल बंडल्स। मसल बंडल्स बहुत सारे होते हैं, मसल बंडल्स से बने होते हैं स्केलेटल मसल। ये हमारा मसल बंडल है। आपके एनसीईआरटी में भी ये सेम डायग्राम, सिमिलर डायग्राम आई मीन दिया हुआ होगा, जिसमें ऐसा ऐसा करके दिया हुआ होगा। ये जो है हमारे मसल बंडल्स, ऐसा करके डायग्राम दिया हुआ होगा। इनके अंदर भी बहुत सारे गोल गोल ऐसे बने हुए होंगे। तो एक स्केलेटल मसल जो है बहुत सारे मसल बंडल से बना हुआ है। ये जो चीज है, ये जो एक पूरी यूनिट है, इसे हम कहते हैं मसल बंडल्स। मसल बंडल्स, और ये मसल बंडल्स आपस में जुड़े होते हैं विद द हेल्प ऑफ अ कॉमन कोलेजनस कलेक्टिव टिश्यू। जो ये आपस में एक साथ जुड़े हुए हैं, इट इज विद द हेल्प ऑफ अ कॉमन कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू। मसल बंडल्स को हम एक और नाम से जानते हैं, और मसल बंडल्स को हम कई बार कहते हैं फेसाइकल्स। FASCI, फेसाइकल्स। ठीक है, मसल बंडल्स को हम कहते हैं ऑल्सो कॉल्ड फेसाइकल्स। दे आर कनेक्टेड विथ ईच अदर विद द हेल्प ऑफ अ कॉमन कोलेजनस कनेक्टिव ट्यूब, और इसको हम कहते हैं फैस्किया। इतना तक तो आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है। इसके बाद मसल फाइबर्स के बारे में बताया गया है, पर बहुत सारी चीजें लिखी है एनसीईआरटी के अंदर मसल फाइबर्स के अंदर, पर उसका अच्छा स्ट्रक्चर नहीं बना कर दिया हुआ है। तो अभी मैं जो बताने वाला हूं, प्लीज नोट इट डाउन वेरी केयरफुली, क्योंकि वो आपको अच्छे से समझा भी देगा इस चैप्टर को, और साथ ही साथ आपको एक एक्स्ट्रा चीज भी इंसाइट मिलेगी, क्योंकि दिया हुआ नहीं है एनसीईआरटी के अंदर। तो ये मसल बंडल्स है, इसके अंदर भी बहुत सारे ये जो गोल गोल बने हुए हैं, ये हैं हमारे मसल फाइबर्स। अब हम एक मसल फाइबर का स्ट्रक्चर अगर अच्छे से रीड करेंगे ना, तो हमें सब कुछ समझ में आ जाएगा कि क्या दिया हुआ है और क्यों दिया हुआ है। तो इतना तो मसल बंडल्स के हो गया काम। अब हम मसल फाइबर्स, जो कि अंदर में इसके दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर में, जो गोलों के अंदर जो गोल गोल दिया हुआ है, ये है हमारा मसल फाइबर्स। और अब हम मसल फाइबर्स को एक बार अच्छे से रीड करते हैं। ये है हम लोग का, मान लीजिए एक मसल बंडल, जिसके अंदर बहुत सारे हैं हमारे मसल फाइबर। इस मसल फाइबर का अगर हम एक डिटेल्ड व्यू बनाए तो ये ऐसा टाइप का, ये जो है ऐसा बनाए तो ये ऐसा टाइप का एक लंबा सा मसल फाइबर ऐसा होता है। और इस मसल फाइबर के जो आउटर जो ये लेयर है, दिस इज नोन एज, जो ये आउटर सरफेस है, ये लेयर इज नोन एज सैक्रोलेमा। अंदर में जो फ्लूइड मैट्रिक्स है, इसको हम कहते हैं सैक्रोप्लाज्म। इसको हम क्या कहते हैं? सैक्रोप्लाज्म, राइट। अभी सैक्रोप्लाज्म के बाद आपको ये भी एक चीज याद रखनी है कि जो मसल फाइबर्स है, दीज आर लाइंड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मसल फाइबर्स आर लाइंड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और एक मसल फाइबर के अंदर, ये जो मसल फाइबर हमने बनाया है, इस मसल फाइबर के अंदर कई सारे पैरेलली अरेंज्ड मायोफिब्रिल्स होते हैं। ये मैं रेड कलर से बना रहा हूं, ये मायोफिब्रिल्स हैं, जो कि पैरेलली अरेंज्ड हैं एक दूसरे से। मायोफिब्रिल्स आप देख रहे होंगे, ये मायोफिब्रिल्स होते हैं जो कि पैरेलली अरेंज्ड होते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, ये जो है ये है मायोफिब्रिल्स। ओके, जो कि पैरेलली अरेंज होते हैं इनसाइड अ मसल फाइबर।
अब इन मसल फाइबर्स का जो मायोफिब्रिल्स होता है, इन मसल फाइबर्स के मायोफिब्रिल्स के अंदर ऑल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड होते हैं। ये मैं लाइट से कर रहा हूं, लाइट है, और ये है डार्क बैंड। ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स आर अवेलेबल, जैसा कि मैं बना रहा हूं वैसा ही है बिल्कुल। ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स, आपको पता होगा अगर आप पहले पढ़े होंगे कि लाइट बैंड्स किसे कहते हैं और डार्क बैंड किसे कहते हैं। तो ऑल्टरनेट लाइट बैंड और डार्क बैंड अवेलेबल होते हैं यहां पर, ठीक है। ईच मसल फाइबर इज ऑल्सो अ सिंसाइटियम। मसल फाइबर जो है एमएफ इज ऑल्सो, मसल फाइबर को मैं इफ लिख रहा हूं, इज अ सिंसाइटियम बिकॉज इट हैज मेनी न्यूक्लियाई। न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियाई। मसल फाइबर इज अ सिंसाइटियम बिकॉज इट हैज मेनी न्यूक्लियाई। इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखना, बस किसी भी करके रट्टा मार लो इसको कि मसल फाइबर इज अ सिंसाइटियम बिकॉज इट हैज मेनी न्यूक्लियाई, ठीक है। अभी इसके बाद हमें देखना है कि जो मसल फाइबर है ये हमारा मायोफिब्रिल है, इसमें एक अच्छा खासा नेटवर्क होता है ऑफ ऐसा सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मायोफिब्रिल्स जो अंदर तक होते हैं, दे आर लाइंड विथ सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम which is basically the storehouse of कैल्शियम आयंस, ठीक है। तो हमने अपने मसल बंडल को उठाया, उसके अंदर जो हमको एक छोटा सा गोल दिख रहा है अपने एनसीईआरटी बुक के अंदर, मैं यहां पर ऐसा दिखा रहा हूं, उसको अगर हम और जूम करके देखेंगे तो उसके अंदर हम देखेंगे कि उसके अंदर भी बहुत सारे पैरेलली अरेंज्ड मायोफिब्रिल्स हैं, और ये मायोफिब्रिल जो है इनमें ऑल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड होता है। ये जो आउटर मोस्ट सरफेस है ये सैक्रोलेमा है, ये जो इनर सरफेस है जिसके अंदर हमारे मायोफाइब्रिल्स का जो रूप ये लाई कर रहा है, ये है हमारा सैक्रोप्लाज्म। इतना तो हो गया। अब इसके बाद हमें देखना है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस लाइट एंड डार्क बैंड्स। तो मैं आपको बता देता हूं, इतना आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार मैं फिर से डायग्राम बनाऊंगा और लाइट और डार्क बैंड को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमने माना कि ये है हमारा मसल फाइबर और ये है हमारा माइक्रोफिब्रिल्स, माइक्रो नहीं, मायोफिब्रिल्स, और इसके अंदर है हमारे पास अपने लाइट बैंड और डार्क बैंड। सो मैं आपको ये बता देता हूं कि जो ये लाइट बैंड्स हैं, एक्चुअली दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्टिन्स। एक्टिन्स का प्रेजेंस जो है वो इसको लाइट अपीयरेंस देता है। एक्टिन्स आर प्रेजेंट इन द लाइट बैंड, तो अब इसको एक्टिन को एक और नाम से भी लिख सकते हो, लाइट बैंड, या फिर तो एक और नाम इसको दिया हुआ है आइसोट्रोपिक बैंड, और एक और नाम इसको दिया हुआ है थिन फिलामेंट। थिन फिलामेंट। ऑन द अदर हैंड वी हैव डार्क बैंड्स, ये जो है हमारे डार्क बैंड्स हैं, और ये क्यों होते हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ प्रोटीन कॉल्ड मायोसिन। मायोसिन के प्रेजेंस की वजह से ये डार्क दिखते हैं, तो इनको कहते हैं हम मायोसिन, या डार्क बैंड भी कह सकते हैं, या फिर तो एनाइसोट्रोपिक बैंड भी कह सकते हैं, और या फिर तो थिक फिलामेंट भी कह सकते हैं। राइट, इतना कर सकते हैं। और ये जो है एक्टिन्स और मायोसिन दोनों एक दूसरे के पैरेलल लाई कर रहे हैं। आप देख ही रहे होंगे कि अगर ये मायोसिन की लाइन है और ये एक्टिन की लाइन है, तो दीज बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। तो आप कैसे लिख सकते हैं कि एक्टिन इज पैरेलल, मैं ऐसा बना देता हूं, पैरेलल टू मायोसिन, और बट सिंस दे आर पैरेलल टू ईच अदर, अगर हम इसको एक लाइन मान के चले, जो एक्सेस ऑफ मायोफिब्रिल्स को अगर हम ये मान के चले एक्सेस ऑफ मायोफिब्रिल, तो ये उससे लॉन्गिट्यूडनल है। तो एक्टिन एंड मायोसिन आर पैरेलल टू ईच अदर बट लॉन्गिट्यूडनल टू द एक्सेस ऑफ मायोफिब्रिल्स। ये भी आप याद रखना, लॉन्गिट्यूडनल टू द एक्सेस ऑफ मायोफिब्रिल्स।
अब यहां तक तो हो गई हमारी एक्टिन और मायोसिन की बात। विथ रेफरेंस टू हमने इसको एक मसल फाइबर के अंदर करके रीड किया है। हम आपको ये दिखाएंगे अभी कि एक्चुअली ये इनका अरेंजमेंट होता कैसा है एक्चुअल में। तो इतना अगर हो गया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ईच स्क्रीनशॉट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेसिकली जो हमारे एक्टिन्स होते हैं वो होते हैं थिन फिलामेंट, ओके, और इस टाइप से लाई करते होते हैं। मैं एक लाइन से बना दे रहा हूं, ब्लैक लाइन से बना दे रहा हूं। और जो हमारा मायोसिन होता है दैट इज द थिक फिलामेंट, मैं उसको एक रेड से थिक करके बना रहा हूं, ठीक है। हमारे जो एक्टिन्स हैं ये, और ये हमारे हैं मायोसिन्स, ठीक है। एक्टिन जो है, हमारे जो एक्टिन वाले प्रोटीन्स होते हैं जो वो फर्मली अटैच होते हैं एक लाइन से, जो कि सेंट्रली उन दोनों को बाइसेक्ट करता है, उनको बाइसेक्ट करता है। तो इस लाइन को, ये एक लाइन हुआ जो कि बाइसेक्ट कर रहा है एक्टिन को ऑलमोस्ट, और ये एक लाइन हुई जो बाइसेक्ट कर रही है इधर वाले एक्टिन को। जो बाइसेक्ट करने वाली लाइन होती है उसे हम कहते हैं जेड लाइन, जो एक्टिन को बाइसेक्ट करती है। और ये जेड लाइन क्या है? एक इलास्टिक फाइबर है। जेड लाइन इज एन इलास्टिक फाइबर, अब याद रखना इस चीज को, जो एक्टिन को बीच से बाइसेक्ट करता है। ये जो जेड लाइन है ना, एक्टिन इससे बहुत ही फर्मली अटैच्ड होता है, मतलब इस लाइन से काफी फर्मली अटैच्ड होते हैं हमारे एक्टिन, जो है काफी फर्मली अटैच्ड होते हैं हमारे जेड लाइन से। सिमिलरली एक लाइन होती है जो मायोसिन को डिवाइड करती है, मतलब बाइसेक्ट करती है, और मायोसिन फिलामेंट जो होते हैं, मायोसिन प्रोटीन जो होते हैं, वो भी इस लाइन से काफी फर्मली अटैच्ड होता है, और इस लाइन को हम कहते हैं एम लाइन, ओके। एम लाइन के बारे में आप एक और चीज जान लो कि जो एम लाइन होता है, दिस इज अ थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन। एम लाइन जो है वो है थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन। तो आपको याद हो गया, जेड लाइन एक इलास्टिक फाइबर है, एक्टिन फाइबर्स उससे, एक्टिन प्रोटीन उससे काफी फर्मली अटैच्ड होते हैं और ऑलमोस्ट बाइसेक्ट करता होता है हमारे एक्टिन्स को। और जो हमारा एम लाइन है वो थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन होते हैं और ऑलमोस्ट बाइसेक्ट करते होते हैं हमारे मायोसिन को, और जो मायोसिन है वो काफी फर्मली अटैच्ड होता है इस लाइन से। अब हम एक चीज देखना चाहते हैं, जो दो सक्सेसिव जेड लाइन के बीच का जो पोर्शन है, इसे हम कहते हैं सैक्रोमियर। सैक्रोमियर विच इज ऑल्सो द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। मतलब एक सैक्रोमियर क्या हुआ, दो जेड लाइन के बीच में जो इंक्लोज्ड स्पेस है उनमें जो भी लाई कर रहा है, एक्टिन और मायोसिन लाई कर रहे हैं, वो एक सैक्रोमियर को हम मानते हैं कॉन्ट्रैक्शन का फंक्शनल यूनिट, ठीक है। अभी एक रेस्टिंग फेज में ये पार्शियली एक दूसरे को, ये मैंने रेस्टिंग फेज का ही आपको डायग्राम बना करके दिखाया है। तो एक रेस्टिंग फेज के अंदर आप देखो कि वो पार्शियली ओवरलैप कर रहे हैं, कंप्लीटली तो नहीं, पर ये दोनों एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे को पार्शियली ओवरलैप कर रहे हैं, और बीच में एक सेंटर ऐसा है मायोसिन में जो कि बिल्कुल ओवरलैप नहीं हो रहा है, इसको हम कहते हैं एच जोन। एच जोन क्या है? द पार्ट ऑफ मायोसिन not overlapped in resting phase। रेस्टिंग फेज में ये पार्शियली ओवरलैप हुए रहते हैं, और जो एक सेंटर वाला पोर्शन जो बचा रहता है उसे हम कहते हैं एच जोन। समझ लीजिए, यहां से लेकर के यहां तक हमारा एच जोन हुआ। इसके आगे तो इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ना है, बस इसका थोड़ा नेमिंग वगैरह आप देख लो कि एच जोन हम कहते किसे हैं, ठीक है। अभी हम ये देखेंगे कि एक जब हमारा कॉन्ट्रैक्शन अकर करता है, जब हम अपने मसल्स को यूज करते होते हैं, तो जो कॉन्ट्रैक्शन अकर करता है उसमें ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन मैं लिख रहा हूं, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन क्या क्या होता है। ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन पहला पॉइंट जो ये है कि जेड लाइन आर पुल्ड इनवर्ड्स, जेड लाइन आर पुल्ड इनवर्ड्स।
ये दोनों लाइन जो है जेड लाइन, ये दोनों इनवर्ट्स पुल हो जाते हैं। 10 इसका कारण क्या होगा, इसके कारण क्या होगा, हमारा सैक्रोमियर का जो लेंथ है वो शॉर्टन हो जाएगा, शॉर्टन्स सैक्रोमियर जो है हमारा वो शॉर्टन हो जाएगा। और क्या होगा हमारे पास, और जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि जो हमारे जो मायोसिन होता है, वो जो डार्क बैंड होते हैं दे रिटेन देयर ओरिजिनल लेंथ, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अपने ओरिजिनल लेंथ पर रहते हैं, चाहे कि ये जेड लाइन इनवर्ट पुश हो जाए और एक्टिन्स और कॉन्ट्रैक्ट हो। पर ये जो हमारे मेयोसिन है, जो मेयोसिन है नीचे वाला थिक फिलामेंट है, थिक फिलामेंट्स रिटेन ओरिजिनल लेंथ। ओके, सो ये बेसिकली होता है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। सैक्रोमियर आपने देख लिया। अब हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे कि हम इन दोनों प्रोटीन स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे, मायोसिन और एक्टिन को, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या है और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स एक्चुअली में होते कैसे हैं। ठीक है, तो मैंने एक नोटबुक यहाँ पे रखी है, उसमें सारे पॉइंट्स पहले ही नोट डाउन कर लिए हैं कि कुछ मिस ना हो जाए हमारे से बीच में भी। इतना हो गया है। इसके बाद अभी मैं पढ़ाना जा रहा हूं आपको एक्टिन और मायोसिन के स्ट्रक्चर्स। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एक्टिन को। सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि एक्टिन जो है एक पॉलीमर है, पॉलीमर इज अ पॉलीमर। एक्टिन एक पॉलीमर है। तो अब पॉलीमर होता है बहुत सारे मोनोमेरिक यूनिट्स को जोड़ कर करके एक पॉलीमर बनता है। तो कौन से मोनोमेरिक यूनिट्स हैं जो कि एक्टिन बनाते हैं, तो ग्लोब्यूलर एक्टिन्स आर monomeric units which polymerize to form actins. ठीक है, दूसरा ये हमें याद रखना है कि अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसका स्ट्रक्चर, कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होने वाला है। तो आप ये देख लो कि एक्टिन एक पूरा बना कैसे होता है। ये एक हेलिकली वुंड एक्टिन आपको दिख रहा है, हेलिकली वुंड फिलामेंटस एक्टिन्स है। ये जो एक्टिन्स है ये इनको कहते हैं हम एफ एक्टिन्स। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है ये एक एक्टिन बनाएगा। तो उसमें क्या है हमारे, ये है फिलामेंटस एक्टिन और ये भी है फिलामेंटस एक्टिन, जिसको मैं एफ एक्टिन लिखते हैं। तो एक एक्टिन में हमारे पास 2 हेलिकली वुंड एफ एक्टिन्स हो गए एक एक्टिन के अंदर। दूसरा क्या होता है एक्टिन के अंदर, एक प्रोटीन का थ्रू आउट लेंथ में रन करता है, इस एक्टिन के थ्रू आउट रन करता है, ऐसे करके थ्रू आउट रन करता है, और वो प्रोटीन होता है हमारा ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, तो एक्टिन के अंदर दूसरी चीज क्या हो गई, 2 फिलामेंट्स ऑफ ट्रोपोमायोसिन। ये हो गई दूसरी चीज। और जो तीसरी चीज एक्टिन्स के अंदर होती है वो है इस ट्रोपोमायोसिन के ऊपर रेगुलर इंटरवल्स पर एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन डिपॉजिटेड होता है। एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन जो कि मैं ब्लैक डॉट लार्ज डॉट्स में बना रहा हूं। इस कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को हम कहते हैं ट्रोपोनिन। तो एक्टिन्स के अंदर क्या तीसरी चीज आ गई हमारी, ट्रोपोनिन। तो एक एक्टिन जो है वो कैसे बना होता है, 2 हेलिकली वुंड फिलामेंटस एक्टिन्स, 2 फिलामेंट ऑफ ट्रोपोमायोसिन और एक ट्रोपोनिन जो कि रेगुलर इंटरवल्स पर डिपॉजिटेड होता है एक्टिन्स के अंदर। ओके, ये हुआ हमारा पूरा एक्टिन का स्ट्रक्चर। आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और या फिर तो राइट डाउन कर लो। इसके बाद मैं करूंगा तुरंत ही आपको मायोसिन का स्ट्रक्चर।
जस्ट लाइक एक्टिन, मायोसिन इज ऑल्सो अ पॉलीमर, और उसके जो मोनोमेरिक यूनिट्स होते हैं उसको हम कहते हैं मेरोमायोसिन। मेरोमायोसिन के मोनोमेरिक यूनिट्स होते हैं और वो पॉलीमराइज होकर के बनाते हैं हमारे मायोसिन। तो इतना अगर हो गया तो मैं इसको भी इरेज करता हूं। अब हम देखने वाले हैं मायोसिन। तो मायोसिन जो हमारे जस्ट लाइक एक्टिन्स, ये भी पॉलीमर है, इज अ पॉलीमर, और इसका जो मोनोमेरिक यूनिट है वो क्या है, मेरोमायोसिन। इसका स्ट्रक्चर अभी हम देखने जा रहे हैं। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इसमें एक टेल होता है, इसमें आपका हेलिकली वुंड टेल होगा आपका, और एक होगा आपका ग्लोब्यूलर हेड। ठीक है, ये है आपका हेड पार्ट और ये है आपका टेल पार्ट। ठीक है, जो हेड पार्ट होता है उसको हम मायोसिन के ये भी कहते हैं HMM, मतलब हैवी मेरोमायोसिन, और जो ये है इसको हम कहते हैं LMM, जिसका मतलब होता है लाइट मेरोमायोसिन। ठीक है, HMM एंड LMM। हैवी मेरोमायोसिन जो हेड वाला पार्ट है, और जो टेल वाला पार्ट है उसको हम कहते हैं लाइट मेरोमायोसिन। ये जो इसका हेड है, इसमें यहां पर बिल्कुल टॉप पर आपको दिखाना है एक्टिन बाइंडिंग साइट्स। एक्टिन बाइंडिंग साइट्स एज द नेम सजेस्ट, ये वाले साइट्स जो है एक्टिन से बाइंड करेंगे, और इसके अंदर एटीपी बाइंडिंग साइट्स भी होते हैं। ये जो दो मैंने बनाए ये हैं आपके एटीपी बाइंडिंग साइट्स, एटीपी बाइंडिंग साइट्स। ठीक है, तो ये है आपका स्ट्रक्चर मायोसिन का, जो कि एक पॉलीमर है। पॉलीमराइज कैसे होता है, विद मेनी मोनोमेरिक यूनिट्स ऑफ मेरोमायोसिन। इसके अंदर एक एक्टिन बाइंडिंग साइट है, इसके अंदर एक एटीपी बाइंडिंग साइट है। जो इसका टेल पार्ट है इसको हम कहते हैं लाइट मेरोमायोसिन या LMM, और इसका जो हेड वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं HMM। ओके, अब इसके बाद हम जल्दी से पढ़ने जाने वाले हैं कि मसल कॉन्ट्रैक्शन का एक्चुअली किस टाइप से होता है, और उसका साइंटिफिक कौन सी थ्योरी है जिसको हम लोग अभी तक पढ़ रहे हैं, जिससे हम लोग अभी तक जान पा रहे हैं कि कैसे स्लाइडिंग होती है, कैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी दी गई है टू एक्सप्लेन मसल कॉन्ट्रैक्शन। थ्योरी का नाम आप लिख लो, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी दी गई है टू एक्सप्लेन मसल कॉन्ट्रैक्शन, और इस थ्योरी के अनुसार क्या होता है कि हमारा ये थ्योरी ये कहती है कि जो हमारे थिक फिलामेंट्स होते हैं, जो हमारे थिन फिलामेंट्स होते हैं, वो स्लाइड करते हैं, थिन फिलामेंट स्लाइड करते हैं थिक फिलामेंट्स के ऊपर। थिन फिलामेंट्स जो होते हैं हमारे, मतलब जो एक्टिन्स होते हैं हमारे, स्लाइड ओवर थिक फिलामेंट। अगर मैं इसका नाम सीधे लिख लूं, थिन फिलामेंट एक्टिन स्लाइड्स ओवर मायोसिन, ऐसा लिख सकते हैं आप। उल्टा आपने कभी नहीं लिखना है स्लाइडिंग में कि थिक फिलामेंट स्लाइड्स ओवर थिन फिलामेंट, ऐसा नहीं होता है। थिन फिलामेंट जो होते हैं, एक्टिन्स जो होते हैं, दोज एक्चुअली स्लाइड ओवर आवर मायोसिन और थिक फिलामेंट्स। ओके, सो ये काम कैसे होता है, ये शुरुआत से कैसे होता है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं। सबसे फर्स्ट स्टेप जो है वो है हमारा CNS से एक सिग्नल जाता है। CNS सेंड्स अ सिग्नल वाया मोटर न्यूरॉन। सबसे पहला तो यही है। अब मोटर न्यूरॉन क्या है मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए ये आपका CNS है और ये आपका है मसल फाइबर। तो इसका जो सैक्रोलेमा है ये अटैच है हमारा CNS से थ्रू विद द हेल्प ऑफ मोटर न्यूरॉन। CNS से जो सिग्नल जाता है मसल फाइबर में मोटर न्यूरॉन तक पहुंचता है, सैक्रोलेमा तक पहुंचता है। यहां पर एक और चीज है जिसको हमको देखना है, जिसको याद रखना है, मोटर यूनिट। तो मसल फाइबर और मोटर न्यूरॉन मिलकर के एक मोटर यूनिट बनाते हैं। मोटर यूनिट
कौन दोनों मिलकर बनाते हैं? सीएनएस नहीं, मोटर न्यूरॉन और मसल फाइबर मिल करके हमारे एक मोटर यूनिट बनाते हैं। ठीक है। अब दूसरा जो काम है वो ये होता है, जो सेकंड स्टेप है वो ये है कि जब हमारा यहां पर सिग्नल रीच करता है, रीचेस द सैक्रोलेमा, जैसे ही यहां पर रीच करता है हमारे मसल फाइबर में, सिग्नल रीचेस मसल फाइबर, ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। ठीक है। थर्ड स्टेप है कि ये सिग्नल जो है, दिस generates an action potential in sacrolemma। ये जो हमारा मोटर सिग्नल है, जो ये सिग्नल है मोटर न्यूरॉन से आया सिग्नल और पहुंचा हमारे मसल फाइबर्स पे, और सैक्रोलेमा में एक एक्शन पोटेंशियल इसने राइज कर दिया। ठीक है। अब जो ये जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल, और ये होता कैसे है? सैक्रोलेमा में एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है कैसे? विद द हेल्प ऑफ बाय रिलीजिंग एसिटाइल कोलाइन। ठीक है। एक न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइल कोलाइन, आपको याद होगा, अगर आप पहले भी पढ़ चुके हैं तो आपको पढ़ा होगा कि एसिटाइल कोलाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है। सैक्रोलेमा के पास एक्शन पोटेंशियल हुआ, जनरेट हुआ बाय द रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलाइन। अब इन टर्न क्या होता है कि जो यहां पर सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम है हमारे, सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि लाइन कर रहे हैं हमारे पर मायोफिब्रिल में जो है हमारे सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कैल्शियम आयंस बहुत है उनके अंदर। दो सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्चुअली रिलीज कैल्शियम आयंस। By this action potential acetylcholine is released। और फोर्थ जो हम अपना स्टेप लिख सकते हैं वो ये है कि this causes the release of calcium ions from sacroplasmic reticulum। ठीक है। 4 स्टेप्स हो गए हमारे। अब जो सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हमारे कैल्शियम रिलीज हुए, आपने पढ़ा है अभी लास्ट में कि ट्रोपोनिन नाम का एक प्रोटीन ऐसा मैंने बनाया था, 3-3 कर कैसा बनाया था, जो कि रेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है हमारे इसके ऊपर। एक्चुअली वो मास्क किया होता है बाइंडिंग साइट्स को, मायोसिन के बाइंडिंग साइट्स को ये ट्रोपोनिन मास्क किया होता है। जैसे ही यहां से कैल्शियम आयन रिलीज होता है, ये जाकर के इस ट्रोपोनिन से बाइंड कर जाता है। तो फिफ्थ स्टेप हम लिखते हैं कि CaR2+ आयंस बाइंड विथ ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन से बाइंड कर गया, और ट्रोपोनिन से जब वो बाइंड कर गया तो एक्टिन के पास बाइंडिंग साइट्स ओपन हो गए। जो मास्क थे पहले कवर्ड थे ट्रोपोनिन की वजह से, अब वो फ्री हो गए मायोसिन के साथ बाइंड करने के लिए, वो बिल्कुल फ्री हो गए। तो जैसे ही ये वाला स्टेप हो जाता है, 5th नंबर स्टेप होगा हमारा, कैल्शियम आयन बाइंड विद ट्रोपोनिन एंड अनमास्क बाइंडिंग साइट्स। अब हमारा जो मायोसिन है 6th स्टेप में इजिली जाकर के बाइंड कर जाता है। मायोसिन बाइंड्स विद, मायोसिन लिखना भी नहीं सही होगा, मायोसिन हेड बाइंड्स विथ एक्टिन। और मायोसिन जो बाइंड करता है एक्टिन के साथ, एक क्रॉस ब्रिज बना देता है, क्रॉस ब्रिज क्रिएट हो जाता है एक। ठीक है। यही है हमारी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, कि हमारा जो मायोसिन का हेड है उसके ऊपर, हमारा मायोसिन का हेड मान लो ये है और ये हमारा एक्टिन फिलामेंट है, तो इसके ऊपर स्लाइड कर रहा है हमारा एक्टिन। पहले इसके अंदर ट्रोपोनिन था, लेकिन कैल्शियम रिलीज हुआ और ट्रोपोनिन को के साथ बाइंड कर गया और हट गया वो वहां से ट्रोपोनिन, और अब हमारा एक्टिन फ्री है और बाइंड कर रहा है आराम से हमारे मायोसिन हेड के साथ। और यही थ्योरी है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी हमारी। ओके। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि जेड लाइंस जो होते हैं, एक्टिन्स जो होते हैं, वो स्लाइड करते हैं मायोसिन के ऊपर, और जेड लाइन इनवर्ट्स पुल होते हैं। इतना आप इसको स्क्रीनशॉट कर लो
और या फिर तो स्लाइड करके या फिर तो एक बार स्टॉप करके वीडियो को एक बार अच्छे से पढ़ लो। पहला स्टेप है सीएनएस जो है एक मोटर न्यूरॉन के थ्रू एक सिग्नल भेजता है। मोटर न्यूरॉन जो सीएनएस से सिग्नल ला करके सैक्रोलेमा में एक एक्शन पोटेंशियल राइज करता है बाय द हेल्प ऑफ विद द रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलाइन। एसिटाइलकोलाइन रिलीज करता है जो कि एक एक्शन पोटेंशियल यहाँ पर जनरेट कर देता है। ये सेम एक्शन पोटेंशियल इज द कॉज ऑफ रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैंने पहले भी बताया सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयंस। अब वो कैल्शियम आयन जाकर के ट्रोपोनिन के साथ बाइंड कर जाएंगे और बाइंड कर जाएंगे तो ट्रोपोनिन सारा साफ। अब वहां से मायोसिन हेड डायरेक्टली बाइंड कर सकता है हमारे एक्टिन के साथ और एक दूसरे और जो हमारा थिन फिलामेंट है वो आराम से स्लाइड कर सकता है ऑन द मायोसिन हेड। तो यही है हमारी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। एक और चीज है इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट जिसको हम बताना शायद भूल गए थे कि ये वाला जो जंक्शन है, ये जो जंक्शन है जहां पर से मोटर न्यूरॉन हमारे मसल फाइबर्स के ऊपर आकर के टच करता है, इस जंक्शन को हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या एक और नाम भी है उसका जिसको हम कहते हैं और मोटर एंड प्लेट। मोटर एंड प्लेट। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है कि जो न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन है, वो कहां पर आकर के, जंक्शन का मतलब होता है कि मिल रहा है, मसल फाइबर के पास आकर के मिल रहा है, उसी जंक्शन को हम कहते हैं मोटर एंड प्लेट या फिर तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ओके, तो हमारा स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स का पूरा पार्ट हो गया है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अभी इसके बाद जो हमारे को पढ़ना है वो डायरेक्टली हम देखेंगे कि हमें पढ़ना है, जस्ट एक दो पॉइंट्स और भी हैं इसके अंदर। वो ये है कि एक्चुअली में ये मायोसिन बाइंड कैसे करता है, मायोसिन बाइंड कैसे करता है, हाउ डज मायोसिन बाइंड्स with actin by hydrolyzing ATP। 1 ATP को हाइड्रोलाइज करता है और ATP को हाइड्रोलाइज करके क्या बनाता है, ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। एक ATP आया, एक ATP को यूज किया। आपने ये भी देखा था कि हमारे पास मायोसिन में ATP बाइंडिंग साइट्स थी, वहां पर ATP आकर के बाइंड किया, हाइड्रोलाइज हुआ, एनर्जी रिलीज हुई। Using that energy, myosin actually binds with the actin filaments और ATP हाइड्रोलाइज हो गया और जो हमारे एंड प्रोडक्ट्स आए वो है ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब तो हमारा ATP खत्म हो गया, ये क्रॉस ब्रिज अब ब्रेक हो जाता है और ये क्रॉस ब्रिज ब्रेक हो जाएगा और हमारा जो कॉन्ट्रैक्शन का एक पूरा फंक्शन है, पूरा कॉन्ट्रैक्शन जो है हमारा खत्म हो जाएगा। बट दिस कॉन्ट्रैक्शन कंटिन्यूज अंटिल देयर इज अ पंपिंग ऑफ कैल्शियम आयंस। जब तक सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम दे रहा है, जब तक सैक्रोप्लाज्मिक कैल्शियम Ca2 कर करके दे रहा है, तब तक ये कॉन्ट्रैक्शन चलते रहता है। बट वंस दिस स्टॉप पंपिंग द कैल्शियम आयंस, जो अगर एक बार ये बंद करता है, जब खत्म करता है कैल्शियम आयंस को पंप करना, उसके बाद हमारा कॉन्ट्रैक्शन पूरी तरह से हो जाता है, खत्म हो जाता है कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर, ये है कि when Z lines are relaxed, it is called relaxation। Z lines के पर्सपेक्टिव से ही हम देखेंगे, जब Z lines अपनी ओरिजिनल रेस्टिंग लेंथ को रिटेन किए हुए रहते हैं, उस स्टेट को हम कहते हैं रिलैक्स स्टेट। एक और पॉइंट है यहाँ पर कि बार बार यूज मसल कॉन्ट्रैक्शन को कंटिन्यूड टाइम के यूज करने के लिए, जैसे हम कभी कभी 2-3 पेज लगातार लिखते हैं, तो दैट इज द कंटिन्यूड यूज ऑफ आवर मसल्स। और मसल कॉन्ट्रैक्शन के ये जो प्रॉपर्टी है, ये सारी कंटिन्यूड यूज होती है, दैट कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। कंटिन्यूड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर causes buildup of lactic acid due to breakdown of glycogen। ठीक है,
तो अगर बहुत टाइम तक हम यूज करते होते हैं, देयर इज नॉट सफिशिएंट ऑक्सीजन टू सपोर्ट दिस होल एक्टिविटी एटीपी के लिए जो कि जरूरी है, तो हम वी स्विच टू द इनऑर्गेनिक मेथड, एनारोबिक मेथड टू प्रोवाइड द एनर्जी, और दैट इज बाय द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन। आपने पढ़ा भी होगा एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन कॉजेज द बिल्डअप ऑफ लैक्टिक एसिड। तो अगर हम बहुत देर तक कंटिन्यूड मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं, कंटिन्यूस मस्कुलर कॉन्ट्रैक्ट में रखे हुए हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन में रखे हुए हैं मसल फाइबर्स को, तो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन होने लगता है जो कि कॉज करता है बिल्डअप ऑफ लैक्टिक एसिड। ओके, इसके बाद हमारे को मसल्स के अंदर बस एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि देखना है, जो कि रेड फाइबर्स और व्हाइट फाइबर्स के बीच में डिफरेंसेस क्या है, और इसके बाद हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन तो हो गया। रेड फाइबर्स मैं ऐसा कर दे रहा हूं, आप भी ऐसे ही लिख दो, रेड फाइबर व्हाइट फाइबर। तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉमन सेंस वाला पॉइंट है कि ये रेड फाइबर इसलिए कहलाता होगा क्योंकि इसकी अपीयरेंस जो है, अपीयरेंस में ये क्या है, अपीयरेंस में रेड है इसकी, और इसकी अपीयरेंस क्या है, व्हाइट है इसकी अपीयरेंस। ठीक है। दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि इसमें एक ऑक्सीजन कंटेनिंग पिगमेंट हैज अ हाई नंबर ऑफ ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट, मायोग्लोबिन। ये एक ऑक्सीजन स्टोरिंग O2 स्टोरिंग पिगमेंट है जो कि बहुत लार्ज अमाउंट में, बड़ी मात्रा में पाया जाता है हमारे रेड फाइबर्स के अंदर, ऑक्सीजन इन हाई अमाउंट। तो मायोग्लोबिन जो है एक ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट है और वो रेड फाइबर्स के अंदर बहुत ही लार्ज अमाउंट में पाया जाता है, और इसमें मायोग्लोबिन उतना ज्यादा होता नहीं है, मायोग्लोबिन इज वेरी फ्यू। मायोग्लोबिन जो पिगमेंट है वो बहुत ही कम होता है हमारे व्हाइट फाइबर्स के अंदर। थर्ड जो हमारा डिफरेंस है उसके अंदर ये है कि इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होती है, लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और जब लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होता है तो लार्ज अमाउंट ऑफ O2 यूज किया जा सकता है एटीपी प्रोडक्शन के लिए। तो लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया विच contributes to large amount of O2 for which contributes to a large amount of O2 for हमारे एटीपी प्रोडक्शन के लिए। सो सिंस इसमें लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है, ये बहुत सारे ऑक्सीजन को यूज कर सकता है, लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को यूज कर सकता है फॉर एटीपी प्रोडक्शन। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया उतना होता नहीं है, वेरी फ्यू माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें वेरी फ्यू माइटोकॉन्ड्रिया होता है। बट सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नंबर इज वेरी हाई व्हाइट फाइबर्स के अंदर। और ये जो व्हाइट फाइबर्स हैं they depend upon anaerobic method for energy। ओके, तो यही बेसिक डिफरेंसेस है रेड फाइबर और व्हाइट फाइबर में। इनकी अपीयरेंस रेड होती है, इनकी अपीयरेंस व्हाइट होती है। इसमें मायोग्लोबिन नाम का एक ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट काफी लार्ज अमाउंट में होता है, इसमें मायोग्लोबिन नाम का जो पिगमेंट है ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट वो काफी लेस अमाउंट में होता है। इसमें बहुत लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होता है दैट कैन इजिली यूज ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एटीपी, व्हिच कैन इजिली यूज O2 फॉर एटीपी प्रोडक्शन। इसमें वेरी फ्यू माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, बट इसमें सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयंस है इज वेरी हाई, एंड दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एरोबिक प्रोसेस फॉर गेनिंग एनर्जी, दे डिपेंड अपॉन एनारोबिक मेथड फॉर एनर्जी। ओके, अब हम
खत्म कर चुके हैं रेड फाइबर और व्हाइट फाइबर भी। हमारे पास अभी एक टॉपिक जो बचा है, बस 2-3 टॉपिक्स हैं हमारे पास। एक है हमारा स्केलेटल सिस्टम, जिसके अंदर हमने एक्सियल स्केलेटन और एपेंडिकुलर स्केलेटन पढ़ना है, और जॉइंट्स पढ़ने हैं, टाइप ऑफ जॉइंट्स जो होते हैं, और लास्ट में हमें डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं, जो कॉमन डिसऑर्डर्स इन द स्केलेटल सिस्टम होते हैं। तो इसको जल्दी से खत्म करते हैं, ये आप इसको नोट डाउन कर लो। अब हम आ गए हैं अपने स्केलेटल सिस्टम के ऊपर। स्केलेटल सिस्टम में क्या क्या होता है, कैसे कैसे उसका बाइफर्केशन है स्केलेटल सिस्टम। तो स्केलेटल सिस्टम हमारा जो है वो 2 पार्ट में बाइफर्केट करके हम लोग स्टडी करते हैं। एक है हमारा एपेंडिकुलर स्केलेटन, और हमारा एक्सियल स्केलेटन। तो हमारे एक्सियल स्केलेटन के अंदर बेसिकली हमारा जो, हम पहले एक्सियल स्केलेटन को पढ़ेंगे, मैंने उल्टा करके लिख दिया है, पर क्या ही फर्क पड़ता है, कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो एक्सियल स्केलेटन जो है हमारा, इसके अंदर स्कल आता है हमारा, रिब्स आते हैं हमारे, वर्टिब्रे आते हैं हमारे, और स्टर्नम आता है। ठीक है, हम एक एक करके सब चीज को पॉइंट आउट करेंगे। बेसिकली हमें ये याद रखना है कि हाउ मेनी बोन्स आर एक्चुअली इन्वॉल्व। टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन द बॉडी इज 206, और कैसे कैसे इन्वॉल्व है, कितने नंबर ऑफ बोन्स कहां पर है, वो अभी हम देखेंगे इसके। तो स्कल जो है एक्चुअली, ये स्कल जो है हमारा, इट इज मेड अप ऑफ 22 बोन्स, ओके, जिनमें से हमारा 14 जो होता है वो फेशियल बोन होता है, मतलब बोन्स ऑफ द फेस, और 8 जो होता है ये होता है हमारा क्रेनियल बोन्स। ठीक है, क्रेनियल बोन वही बोन्स हुए जो कि हम एक साथ फाइबरस जॉइंट्स के थ्रू कनेक्ट होकर करके एक स्कल बनाते हैं, जिसके अंदर एक क्रेनियम बनाते हैं, जिसके अंदर हमारा ब्रेन वेल प्रोटेक्टेड लाई कर रहा है। फेशियल बोन्स जो हमारे मैंडिबुलर बोन्स हैं, मैक्सिलरी बोन्स हैं, ये सब मिल करके हमारे फेस को बनाते हैं, वो 14 बोन्स होते हैं। ओके, इसके अलावा एक चीज और जो इसमें इंक्लूडेड होती है, एक यू शेप्ड हायोइड बोन। ये एक यू शेप्ड हायोइड बोन लाई करता है एट बेस ऑफ बकल कैविटी, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड। ओके, इसके अलावा ईयर ओसाइकल्स जो होते हैं हमारे, छोटे छोटे बोन्स होते हैं, ईयर ओसाइकल्स, मेलियस, इनकस और स्टेप्स, ये हमारे ईयर ओसाइकल्स हैं, ये भी इसमें ही इंक्लूडेड होते हैं। ओके, तो स्कल के 22 बोन्स हुए, फेशियल बोन हुए आपके 14, 8 हुए आपके क्रेनियल बोन्स। यू शेप्ड हायोइड दैट लाइज एट द बेस ऑफ द बकल कैविटी इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस। ईयर ओसाइकल्स जिसमें मेलियस, इनकस और स्टेप्स आते हैं, ये भी इसमें इंक्लूडेड है। ओके, आफ्टर दिस वी हैव द सेकेंड थिंग that we have written over here are the ribs. Ribs are very special because of the ribs there is a compact chamber, एक thoracic chamber create होता है जो कि एक एयर टाइट चेम्बर है, और that helps in breathing, जो कि हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेशन का चैप्टर रेस्पिरेशन ब्रीथिंग जब पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में, तो हम उसको भी देख लेंगे। तो एक्चुअली जो हमारे ये रिब्स होते हैं ये 12 पेयर में है, 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं। ओके, रिब्स को हम लोग बाइसेफेलिक भी कहते हैं, याद रखना है इस टर्म्स को, बाइसेफेलिक। क्यों कहते हैं रिब्स को बाइसेफेलिक? बिकॉज इट हैज 2 आर्टिकुलेशन सरफेस। आर्टिकुलेशन सरफेस का मतलब हुआ कि 2 जगह पर जुड़ते हैं, ये 2 जगह से जुड़ते हैं। एक तो बैकवर्ड, ये हमारे वर्टिब्रल कॉलम वर्टिब्रे से अटैच रहते हैं, और वेंट्रली मतलब आगे से
ये स्टर्नम में अटैच रहते हैं। तो 2 आर्टिकुलेशन सरफेस है इनका बेसिकली, और इसीलिए ये है हैज 2 आर्टिकुलेशन सरफेस, बाइसेफेलिक। हैज 2 आर्टिकुलेशन सरफेस। वेंट्रल आर्टिकुलेशन सरफेस क्या है इसका, मतलब बैक साइड पे क्या है, वर्टिब्रे हमारा जहां से अटैच होते हैं ये, और ये डॉर्सली कहां से अटैच होते हैं, स्टर्नम। आगे से ये स्टर्नम में अटैच होते हैं और पीछे से ये वर्टिब्रे में अटैच होते हैं। 2 आर्टिकुलेशन सरफेस है इनके, इसलिए इनको कहते हैं बाइसेफेलिक। अब जो हमारे रिब्स हैं, शुरुआत से लेकर के एंड तक आप देख लो ये वाली चीज कि 1 to 7th जो रिब होता है हमारा, रिब्स आर कॉल्ड ट्रू रिब्स। ट्रू रिब्स, व्हाई आर दे कॉल्ड ट्रू रिब्स, बिकॉज इनका प्रॉपर 2 आर्टिकुलेशन सरफेस है। सबसे पहले तो ये वेंट्रली वर्टिब्रे से निकल कर करके घूम करके पूरे डॉर्सली स्टर्नम पे अटैच होते हैं, और 1 से 7 तक जो जो जितने भी रिब्स होते हैं वो ट्रू रिब्स हैं, क्योंकि ये 2 आर्टिकुलेशन सरफेस वाला जो ये फंडा है ये पूरा फॉलो करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे जो रिब्स हैं 8th, 9th और 10th, इनको हम कहते हैं फॉल्स रिब्स और वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स। वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स कहते हैं इनको, इसलिए क्योंकि ये एक्चुअली स्टर्नम से आगे जाकर के अटैच नहीं होते हैं, ये डॉर्सली स्टर्नम से अटैच नहीं होते हैं, 8, 9, 10 अटैच नहीं होते हैं स्टर्नम से। इनफैक्ट ये क्या करते हैं कि ये मर्ज कर जाते हैं, मर्ज इनटू 7th रिब। ठीक है, आप डायग्राम देखोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि 8th, 9th और 10th जो हमारे रिब हैं ये दोनों 7th जो हमारा रिब है इसमें जाकर के मर्ज हो जाता है, और ना ही कि स्टर्नम में जाकर के नहीं मिलते हैं। ठीक है, और जो हमारे 11th और 12th हैं रिब हैं, ये इनको हम कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स, बिकॉज ये वेंट्रली वर्टिब्रे से तो निकलते हैं पर डॉर्सली ये बिल्कुल ही ओपन होते हैं, ये किसी आर्टिकुलेशन सरफेस इनमें नहीं होता है, ये ओपनली किसी भी सरफेस में जाकर के अटैच नहीं होते हैं। सिंस दे डू सो दे आर नोन एज फ्लोटिंग रिब्स। तो इसमें मैं लिख देता हूं डॉर्सली नॉट अटैच्ड टू एनी सरफेस, इसीलिए इनको हम कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। तो ट्रू रिब्स हो गए, फॉल्स रिब्स हो गए और फ्लोटिंग रिब्स हो गए। स्कल और रिब्स हमारा इतना ही दिया है, इतना ही पढ़ना है, इतना आप कर लो। थोड़ा अगर आपको ऐड करना है तो क्वेश्चंस कर करके उसमें ऐड कर सकते हो, अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हो, पर इतना दिया है आप इतना देख लो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम आते हैं वर्टिब्रे के ऊपर। वर्टिब्रे एक्चुअली 26 होते हैं नंबर्स में, 26 इन नंबर, 26 ऐसे करके 226 सीरियली अरेंज्ड बोन्स हैं ये, 26 सीरियली अरेंज्ड बोन्स हैं। ओके, 26 सीरियली अरेंज्ड बोन्स हैं। इनके हर के बीच में एक हॉलो सा स्पेस छोड़ा हुआ रहता है, इसके थ्रू हमारा स्पाइनल कॉर्ड पास करता है। हॉलो इन सेंटर थ्रू विच स्पाइनल कॉर्ड पासेस, राइट। ये हॉलो इन सेंटर होते हैं जिसके थ्रू हमारा स्पाइनल कॉर्ड पास होता है। अब हम पढ़ने के लिए और लोकेशन के हिसाब से इन 26 जो नंबर में है इनको भी हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी करते हैं, और उसका मैं आपको सिंपल फॉर्मूला बता देता हूं, अभी याद रखना, CTLSC याद रखना इसको। तो हमारे जो सबसे पहले 7 वर्टिब्रे जो हैं उनको हम कहते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रे। सर्वाइकल वर्टिब्रे पहले जो 7 है उन्हें हम कहते हैं सर्वाइकल,
वर्टिब्रे, जो हमारे बेसिकली नेक रीजन से थोड़ा नीचे तक जाएंगे, 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे। उसके बाद जो हमारे चेस्ट रीजन में और रिब केज वाले रीजन में जो प्रेजेंट है वो 12 है नंबर में, और इनको हम कहते हैं थोरैसिक वर्टिब्रे। 12 थोरैसिक वर्टिब्रे। इसके बाद हमारे उसके नीचे जो 5 हैं उसको हम कहते हैं लंबर वर्टिब्रे, LUMBER, लंबर वर्टिब्रे। उसके बाद जो है एक फ्यूज्ड होता है और एक और फ्यूज्ड होता है, और ये जो S है इसको हम कहते हैं सैक्रल वर्टिब्रे, और ये जो है इसको हम कहते हैं कॉक्सिजियल वर्टिब्रे। तो अभी कोई पूछ भी सकता है कि बताइए कौन से वर्टिब्रे जो हैं वो फ्यूज होते हैं, उनका नाम बताइए। तो सैक्रल वर्टिब्रे और कॉक्सिजियल वर्टिब्रे एक एक नंबर में बस एक एक ही होते हैं और फ्यूज होते हैं। जो हमारे लंबर वर्टिब्रे हैं वो 5 होते हैं, जो हमारा बेसिकली कमर वमर का रीजन हुआ, कमर से नीचे थोड़ा और नीचे रीजन हुआ, वहां तक होते हैं हमारे, मतलब लास्ट के 2 को छोड़ करके ऊपर जो 5 हुए वो हमारे लंबर वर्टिब्रे हुए। थोरैसिक वर्टिब्रे में बता ही चुका हूं, थोरैसिक चेम्बर हमारा रिब्स के पास और लंग्स के पास जो वर्टिब्रे होंगे बैक साइड में वो हमारे थोरैसिक वर्टिब्रे हैं। और सर्वाइकल वर्टिब्रे हमारे समझ लीजिए आपकी नेक रीजन से थोड़ा सा नीचे तक जाते होंगे, 7 डिस्क आप काउंट भी कर सकते हो अगर आप देखो तो, वो हमारे हुए सर्वाइकल वर्टिब्रे। तो और इसके अलावा एक और चीज है हमारे पास स्टर्नम। तो स्टर्नम क्या है, एक फ्लैट बोन है, सिंगल फ्लैट बोन है, एक सिंगल फ्लैट बोन है जो कि लाई करता है, यहां पर लाई करता है, ओके। और ये एक आर्टिकुलेशन सर्विस प्रोवाइड करता है रिब्स को, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1 to 7 रिब्स आगे से आकर के स्टर्नम में अटैच होते हैं। एक फ्लैट बोन है स्टर्नम, सिर्फ एक सिंगल बोन है। तो ये आप समझिए कि एक तरह से आपका एक्सियल स्केलेटन भी हो ही गया, ओके। एक्सियल स्केलेटन में वर्टिब्रेस के नंबर मैंने डिस्कस कर लिए, चलिए तो एक्सियल स्केलेटन भी हो गया। अब हम पहुंचेंगे हमारे एपेंडिकुलर स्केलेटन में। एक्सियल स्केलेटन हो गया हमारा। तो एपेंडिकुलर स्केलेटन में बेसिकली हमारे क्या क्या आते हैं, हमारे 4 लिम्स, मतलब 2 आर्म्स के साथ जो हमारे लिम्स होते हैं, 4 लिम्स, और पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल। पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल, ये हमारे मिलकर के एपेंडिकुलर स्केलेटन बनाते हैं। मैं आपको इजी में समझाने की कोशिश करूंगा। और आप एक चीज ऐसा देखो, एक लिम्ब अगर मैं बनाऊं, हैंड वाले लिम्ब अपने बनाऊं, तो ये ठीक है, ये आप मान लो हैंड है। ये साइंटिफिकली करेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल अच्छा डायग्राम भी नहीं है, पर आप बस समझ लो इस चीज को लेकर के कि हमारा ये जो शोल्डर का ये वाला जो बोन है, जो अंदर एक स्ट्रेट बोन है, दैट इज नोन एज ह्यूमेरस, ठीक है। ये वाले बोन को, ये जो हमारा यहां से लेके यहां तक पार्ट है, एक्चुअली ये सिंगल बोन नहीं है, 2 बोन्स का कॉम्बिनेशन है, जिनमें से एक है हमारा रेडियस और एक है हमारा अल्ना, ULNA, ओके। फिर हमारे जो रिस्ट बोन्स हैं, ये जो हमारा रिस्ट है, ये हमारे रिस्ट बोन्स जो हैं, इनको हम कहते हैं कार्पल्स, ठीक है। और हमारे जो पाम बोन्स हैं, हमारा जो पाम है, इनको हम कहते हैं मेटाकार्पल्स। और जो हमारे फिंगर्स के बहुत सारे बोन हैं जो कि ये पॉसिबल बना रहे हैं इस मूवमेंट को, दे आर नोन एज फैलेंजेस। अलग अलग बोन्स हैं ये, ठीक है। ह्यूमरस एक ही होता है एक हैंड में, रेडियस अल्ना भी एक एक ही होते हैं। कार्पल्स जो है, इनका जो नंबर ऑफ कार्पल्स है, कार्पल्स जो रिस्ट बोन है, एक्चुअली ये 8 होता है नंबर में। मतलब ये जो रिस्ट आप देख रहे हो और ये जो मूवमेंट आप देख रहे हो, दिस इज ड्यू टू द
दिस इज ड्यू टू 8 बोन्स, 8 बोन्स हैं यहाँ पर छोटे छोटे अलग अलग शेप में जुड़े हुए हैं, जो कि इस मूवमेंट को भी पॉसिबल बना पा रहा है। तो वो 8 होते हैं नंबर्स में। इसके बाद हमारे होते हैं मेटाकार्पल्स, जो कि हमारे पाम बोन है, और ये बने होते हैं सिर्फ 5 बोन से, ठीक है। और इसके बाद हमारे डिजिट्स, मतलब जो हमारे फिंगर्स होते हैं, फैलेंजेस, ये पूरे मिला करके सिर्फ फिंगर्स 14 बोन्स के बने हुए हैं, छोटे छोटे 14 बोन्स के बने हुए हैं। याद रखना, इसको आप याद रख लो, ये मैंने हैंड का बनाया है। सिमिलरली हमारा जो लेग होता है, जो हमारा लेग है, उसमें हमारे एक थाई बोन होता है, नी होता है एक कैप के साथ, और जो उस नी के नीचे वाला पैर है, नीचे वाला हिस्सा है पैर का, वो भी एक्चुअली में 2 बोन से मिलकर के ही बनता है। जस्ट लाइक हैंड्स, जो यहाँ रेडियस और अल्ना से मिलकर के बना है, पैर में भी वैसे ही होता है। नीचे वाला पैर 2 को मिलकर के बनता है, 2 हड्डियों को मिलकर बनता है। उसके बाद जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट आप समझ रहे हो अपने रिस्ट का लेग से, वहां पर वाले जो बोन्स हैं उनको हम कहते हैं टार्सल्स। टार्सल्स ये हमारी 5 उंगली, ठीक है, ये टार्सल्स हैं हमारे। ओके, फुटबॉल किक करते हैं हम, तो जो मूवमेंट होती है हमारी, वो इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेनी बोन्स इन द टार्सल्स, ठीक है। उसके बाद आप समझो कि पैर के जो एडी से आगे वाला हिस्सा होता है, जो आप समझ सकते हो कि पाम का कोरेस्पॉन्डिंग हिस्सा है, पाल्म ऑफ हैंड्स का कोरेस्पॉन्डिंग हिस्सा है पैर का, उसे हम कहते हैं मेटाटार्सल्स। और उसके बाद जो फिंगर्स हैं उनको तो हम फैलेंजेस ही कहते हैं। तो जैसे कि फैलेंजेस इसमें है, इसमें भी 14 ही फैलेंजेस होते हैं, इसमें भी मेटाटार्सल्स 5 ही होते हैं, पर इनमें जो टार्सल्स होते हैं ये 7 होते हैं नंबर में। यहां पर कार्पल्स 8 हैं पर टार्सल्स 8 नहीं होते हैं। ओके, फिर हमारा जो बोन्स है, जो 2 बोन मिल करके हमारे नी के नीचे वाला पैर का हिस्सा बना रहा है, वो हम कहते हैं टीबिया, ठीक है। एक और जो बोन है उसको हम कहते हैं फिब्यूला, सिंगल सिंगल बोन है, लॉन्ग लॉन्ग सिंगल बोन है। और जो हमारा थाई बोन है इसको हम फीमर कहते हैं, फीमर या थाई बोन। और यहां पर एक नी कैप होता है, पैटेला जिसको हम कहते हैं, नी के ऊपर जो नी कैप होता है उसको हम पैटेला कहते हैं, दैट इज ऑल्सो अ बोन। तो ये दोनों मिल करके अगर आप काउंट करोगे तो देखोगे 1 2 3 8 11 11 5 16 16 और 14 30। और यहां पर आप देखोगे तो 1 2 3 4 4 7 11 11 5 16 और 16 4 16 14 30। तो मतलब हमारा जो दोनों लिम्ब है, मतलब हाथ और पैर दोनों में 30 बोन्स होते हैं। तो 4 साइड के आप मिला करके देख लो, 30 30 30 30 120 बोन्स तो आपके हमारे 4 लिम्ब्स में ही हो जाते हैं, ठीक है। याद रखना इसको अच्छे से। अगर आप इससे अच्छा डायग्राम बना सकते हो तो डायग्राम बना करके बिल्कुल आप लिख लो इसे। अब हम जल्दी से प्रोसीड करेंगे अपने पेक्टोरल गर्डल पर। और पेल्विक गर्डल पे। तो पेक्टोरल गर्डल, एक्चुअली जो हमारा पेक्टोरल गर्डल होता है उसके 2 पार्ट्स हैं। इसके भी हमारे 2 पार्ट्स हैं। एक है हमारा पेक्टोरल गर्डल में स्कैपुला, और दूसरा है हमारा क्लैविकल। सो आप यहां पर देखते हो कि हमारे कॉलर बोन्स हैं, ये दोनों 2 साइड पर अवेलेबल है, हमारे 2 बोन्स हैं। ये हमारे बेसिकली क्लैविकल हैं या कॉलर बोन्स हैं। और जो स्कैपुला है, आप अपने बैक में जहां पर हमारा ये वाला हैंड जाकर के कनेक्ट होता है, वहां पर से आप देखोगे एक एलिवेटेड रिज होता है पेट में, पीठ में एक एलिवेटेड सी रिज होती है हमारे, और दैट इज नोन एज स्कैपुला, ठीक है। उसका जो एक्सपैंडेड ऊपर का पोर्शन होता है दैट इज नोन एज एक्रोमायोन, एक्सपैंडेड प्रोसेस इज कॉल्ड एक्रोमायोन। स्कैपुला का जो एक्सपैंडेड पोर्शन है
अपर एक्सपैंडेड पोर्शन है जो कि एक ट्रायंगुलर शेप का बनाता है, उसको कहते हैं एक्रोमायोन। और उसके नीचे एक ग्लेनॉइड कैविटी होती है। एक्रोमायोन जो एक एक्सपैंडेड टॉप का पोर्शन है, अंदर एक कैविटी क्रिएट करता है, ठीक है, उस कैविटी को हम कहते हैं ग्लेनॉइड कैविटी। और ये ग्लेनॉइड कैविटी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारे हाथ का जो ये वाला बोन है ह्यूमरस, मैंने बताया है, ये जाकर के आर्टिकुलेट करता है, मतलब ये जाकर के इसका जो एंडिंग सरफेस है वो यही है। सो ह्यूमरस articulates in the glenoid cavity। ठीक है, पेक्टोरल गर्डल हमारा इतना ही है, इससे ज्यादा तो है नहीं, बिल्कुल इतना ही है, इसमें इतने में हो जाएगा, ठीक है ना। और यहीं पर जो जॉइंट होता है ग्लेनॉइड कैविटी में, ह्यूमरस आर्टिकुलेट करता है और एक जॉइंट बनाता है। जॉइंट बनाता है मतलब दो हड्डी जब मिलती है या हड्डी टू कार्टिलेज, बोन टू कार्टिलेज मिलता है तो उसको हम लोग जॉइंट कहते हैं। अभी आगे पढ़ेंगे उसको। तो पेक्टोरल गर्डल अपना इतना ही है। इसके बाद हम पढ़ेंगे पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल, अब पेल्विक गर्डल क्या है? एक पेल्विक गर्डल जो है, पेल्विक गर्डल इज फॉर्म ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ 3 बोन्स, ठीक है। पेल्विक गर्डल जो है दोनों साइड होता है। पेल्विक गर्डल जो है हमारा, जैसे कि हैंड्स में मैंने आपको बताया ग्लेनॉइड कैविटी, ग्लेनॉइड कैविटी और एक्रोमायोन, जिसके ऊपर हमारा एक साइड का ह्यूमरस आर्टिकुलेट करता है। सिमिलरली सेकंड साइड भी होता है, दूसरे साइड भी होता है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों साइड होता है। उसी तरह राइट लेग और लेफ्ट लेग दोनों साइड पेल्विक गर्डल होता है। और जो पेल्विक गर्डल होता है, इट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 3 बोन्स, formed by the fusion of 3 bones, ilium, ischium और प्यूबिस, ठीक है। इलियम, इशियम, प्यूबिस। मैं एक बार देख लेता हूं मैं कुछ मिस तो नहीं कर रहा, नहीं बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो इलियम, इशियम और प्यूबिस, ये तीनों मिलकर के फ्यूजन क्या मिलकर के बनाते हैं हमारा एक एसिटिब्यूलम, ओके, ठीक है। पेल्विक गर्डल जो है, इट इज फॉर्म्ड ऑफ 2 कोएक्सियल बोन्स, 2 कोएक्सियल बोन्स, और ईच कोएक्सियल बोन is formed by the fusion of 3 small bones, ilium, ischium and pubis। ये जहां पर फ्यूज करते हैं वहां पर भी एक कैविटी बनाते हैं जिसको हम कहते हैं एसिटिब्यूलम। जहां पर ये फ्यूज करते हैं, द फ्यूजन ऑफ 3 बोन्स फॉर्म्स अ कैविटी कॉल्ड एसिटेब्यूलम। ये कैविटी बनाती है एसिटिब्यूलम। और इस कैविटी में जा करके हमारा फीमर या थाई बोन आर्टिकुलेट करता है, मतलब जो थाई बोन का टॉप सरफेस है, जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, वो इसी एसिटिब्यूलम में जाकर करके आर्टिकुलेट करता है। फीमर और थाई बोन आर्टिकुलेट्स इनटू एसिटेब्यूलम, ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब ये जो 2 बोन्स हैं, ये आगे में वेंट्रली मीट करते हैं, ठीक है, आगे में मतलब इन द डॉर्सल पार्ट दे मीट और फॉर्म कार्टिलेज वहां पर रहता है। कार्टिलेज होता है हाफ ऑफ बोथ साइड्स। एक थाई अपना यहाँ पर है, एसिटिब्यूलम मान लो यहाँ पर है, और एक थाई अपना यहाँ पर है, एसिटिब्यूलम है। ये दोनों हाफ मिल करके इस जगह पर, जहां पर जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं बेसिकली, ये एक एरिया बनाता है, कार्टिलेजिनस एरिया, कार्टिलेजिस एरिया होता है जो, जिसको हम कहते हैं प्यूबिक सिम्फिसिस, ओके। सो पेल्विक गर्डल के अंदर भी यही है कि पेल्विक गर्डल इज फॉर्म्ड बाय 2 कोएक्सियल बोन, each coaxial bone is formed by the fusion of 3 bones, ilium,
ईशियम एंड प्यूबिस। ये तीनों जहां पर फ्यूज करता है वहां पर एक कैविटी बनाता है, उस कैविटी को हम कहते हैं एसिटिब्यूलम। एसिटिब्यूलम जो कैविटी होती है वहीं पर जाकर के मान लो हमारा थाई बोन ऐसे करके आर्टिकुलेट करता है, वहीं से जाकर करके सटा हुआ होता है, ठीक है। और इनका जो वेंट्रल दोनों साइड का जो हमारा ये गर्डल है, ये वेंट्रली मीट करता है आगे जाकर करके। जो गर्डल है हमारा, सॉरी दोनों साइड का गर्डल नहीं, ये कहना गलत होगा, गर्डल एक ही होता है। दोनों कोएक्सियल बोन का जो वेंट्रल पार्ट होता है वहां पर एक जगह पर मीट करता है जहां पर कार्टिलेज होता है, बहुत सारे कार्टिलेज होते हैं, और दैट एरिया इज नोन एज प्यूबिक सिम्फिसिस। ओके, अब हमारे पास बस एक लास्ट सेकेंड लास्ट टॉपिक मैं कहूंगा कि बचा हुआ है, जिसको हम कहेंगे जॉइंट्स हमारे किस किस तरह के होते हैं। एंड आफ्टर दैट द लास्ट पार्ट ऑफ दिस इज द डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर्स आप बहुत ही इजीली कर लोगे, वो बिल्कुल ही याद करने वाली चीज है, समझने वाली चीज नहीं है ज्यादा उसमें। तो अब नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर, सेकेंड लास्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर। उसके बाद में कंसिडरिंग वी आर ऑल्सो डूइंग द कॉमन डिसऑर्डर्स, हम करने वाले हैं जॉइंट्स। तो वो बेसिकली जॉइंट्स बेसिकली होते क्या है, बोन टू बोन, जहां पर बोन टू बोन मिलते हैं एक दूसरे से, वो एक जगह को कहते हैं हम जॉइंट, या बोन टू कार्टिलेज, इसको भी हम कहते हैं जॉइंट। जॉइंट्स को याद रखना कि बोन टू बोन भी है और बोन टू कार्टिलेज को भी हम कहते हैं जॉइंट्स। अब जॉइंट्स होते हैं हमारे बेसिकली तीन तरह के। नंबर एक है हमारा फाइब्रस जॉइंट्स, दूसरा है हमारा कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, और तीसरा है हमारा साइनोवियल जॉइंट्स, जिसको हमको थोड़ा सा और एक्सपैंड करके पढ़ना है। साइनोवियल जॉइंट्स के अंदर बहुत सारे अलग अलग तरह के जॉइंट्स आते हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं फाइब्रस जॉइंट्स। फाइब्रस जॉइंट्स के बारे में क्या स्पेशल है कि फाइब्रस जॉइंट्स जो होते हैं बिल्कुल एंड टू एंड फ्यूज होते हैं, फ्यूज एंड टू एंड, ठीक है। और जो ये जो जॉइंट होते हैं दैट इज कनेक्टेड विद अ मटेरियल विच अ डेंस कनेक्टिव विद द हेल्प ऑफ अ डेंस कनेक्टिव फाइब्रस टिश्यू। जैसे कि हमारा क्रेनियम जिसके अंदर हमारा हेड है, तो वो एक दूसरे से बिल्कुल ही सॉलिडली, बहुत ही स्ट्रांगली एक दूसरे से कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ डेंस फाइब्रस। इन दोनों को मैं हटा देता हूं, डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो मतलब आप ये समझो कि जो इन दो हड्डियों का फाइब्रस जॉइंट्स, जहां पर दो हड्डियां मिल रही हैं, फाइब्रस जॉइंट्स हैं अगर उन दोनों के बीच में, तो वो दोनों जुड़ी हुई है और बीच में बहुत ही डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, एक सीमेंट जैसा मटेरियल है जो कि बिल्कुल भी मूवमेंट अलाउ नहीं करता है, अलाउ नो मूवमेंट। मतलब वो जुड़ी हुई है तो जुड़ी हुई है। जैसे कि हमारा स्कल के अंदर हमारा जो क्रेनियम है जिसके अंदर हमारा ब्रेन होता है, तो वो ब्रेन जो है हमारा वो बहुत सारे 8 बोन से मिलकर के बना है, हमने पहले ही पढ़ा है। और वो 8 बोन्स आपस में किस तरह से जुड़े हुए हैं, कैसे जुड़े हुए हैं, विद द हेल्प ऑफ अ डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विच अलाउ नो मूवमेंट। इसमें कोई मूवमेंट नहीं होती है, ठीक है। दूसरा जो हमारा था वो है हमारा कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। ये जो जॉइंट्स होते हैं वो थोड़े बहुत मूवमेंट को अलाउ करते हैं, दे एक्चुअली अलाउ सम फॉर्म ऑफ मूवमेंट एंड द बोन्स आर जॉइंट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेजेस। इसमें जो बोन्स जॉइंट हैं, बोन आर जॉइंट with the help of cartilages and they allow limited movement। और इसका एग्जाम्पल आपको क्या हो सकता है, इसका एग्जाम्पल हो सकता है हमारे वर्टिब्रे जो आपस में जुड़े हुए हैं, जो 26 सीरियली अरेंज्ड डिस्कॉइड शेप जो हमारे वर्टिब्रे हैं,
वो वर्टिब्रे आपस में जुड़े हुए हैं किस तरह से, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स के थ्रू जुड़े हुए हैं, जो कि स्मॉल मूवमेंट अलाउ करते हैं। आपको भी मालूम होगा ये कि हमारे जो वर्टिब्रे हैं ये दे समटाइम्स दे स्ट्रेच करते हैं थोड़ा सा, कभी कभी ये थोड़ा एक दूसरे के और नजदीक आ जाते हैं, कभी कभी ये एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। जैसा की सिचुएशन है, अगर हम बो कर रहे हैं कहीं पर तो ये पूरा स्ट्रेच हो जाते हैं, तो एक लिमिटेड मूवमेंट दे आर प्रोवाइडिंग। ओके, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स हो गए। और जो हमारे तीसरे टाइप ऑफ जॉइंट है दैट इज साइनोवियल जॉइंट्स, जो कि हमें एग्जांपल्स के साथ, बल्कि एग्जांपल ज्यादा याद रखना है साइनोवियल जॉइंट्स में, कि क्वेश्चन यही पूछते हैं कि साइनोवियल जॉइंट्स का के अंदर जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है उसका क्या एग्जांपल है, या फिर जो हिंज जॉइंट है, पाइवट जॉइंट है, उनका क्या एग्जांपल्स है। तो अभी मैं एक एक करके साइनोवियल जॉइंट्स का बता देता हूं आपको। हमने ये फाइब्रस जॉइंट्स और कार्टिलेजिनस जॉइंट्स कर लिए हैं, अब हम करने जा रहे हैं अपना फाइनल साइनोवियल जॉइंट्स। साइनोवियल जॉइंट्स के अंदर सबसे पहले आपको पढ़ना है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, दूसरा हिंज जॉइंट, तीसरा पाइवट जॉइंट, चौथा सैडल जॉइंट, और पांचवा ग्लाइडिंग जॉइंट। किस तरह के जॉइंट होते हैं और इनका क्या एग्जाम्पल है ये मैं आपको पहले बता देता हूं। उतना ही पढ़ना है अपने को कि सबसे पहले हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आप अच्छे से ये इस तरह से याद रखो कि ये एक ऐसे जॉइंट होते हैं जो एक, समझो कि एक सरफेस है और जो दूसरा सरफेस है वो इस तरह से है कि एक बॉल इन दूसरे सरफेस पे जाकर के लगा हुआ है, बॉल एक लगा हुआ है, और चूंकि बॉल एक सर्कुलर टाइप का होता है तो वो एक लार्ज मूवमेंट प्रोवाइड करता है। अब देखो, ज्यादा मूवमेंट प्रोवाइड करता है, चारों डायरेक्शन में मूवमेंट प्रोवाइड करता है। ये वाले हमारे हैंड्स ऐसे भी जाते हैं, ऐसे भी जाते हैं, ऐसे भी जाते हैं, ऐसे भी जाते हैं, चारों तरफ जाते हैं, एंड दैट इज ड्यू टू द हेल्प ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो आप याद रख सकते हो कि ह्यूमेरस जो हमारा हैंड का है, ह्यूमेरस एंड पेक्टोरल गर्डल के बीच में जो जॉइंट है वही है हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एक एग्जांपल है। हिंज जॉइंट, जैसा कि नेम सजेस्ट करता है, हिंज कभी भी हम डोर या फिर तो दरवाजे की बात करते हैं तो हिंज की बात करते हैं कि एक जगह पर हिंज होता है और उसके उस हिंज के आसपास वो मूवमेंट अलाउ करता है। जैसा कि हमारा डोर है वो हर डायरेक्शन में जा सकता है, पर वो जहां पर हिंज्ड है उसके चारों तरफ वो जा सकता है। तो बिल्कुल ये सेम सिंपल सेम एग्जांपल हमारे पास है हमारे नी जॉइंट में। नी वाला जो जॉइंट है हमारा, जो हमारे थाई बोन को हमारे नीचे वाले पैर, टिबिया और फिब्यूला वाला जो पार्ट है उससे कनेक्ट करता है, वो हिंज्ड होता है एक तरीके से, आगे पीछे कर सकता है, पर बहुत ज्यादा मूवमेंट उसमें राइट और लेफ्ट में पॉसिबल नहीं है। ओके, तो ये हिंज जॉइंट को आप याद कर लो, हमारा नी जॉइंट हो गया। पाइवट जॉइंट जो है एटलस एंड एक्सिस के बीच में होता है, ठीक है। मतलब हमारा हेड है, जो हमारा हेड है और हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके बीच में, स्पाइनल कॉर्ड नहीं, हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके बीच में जो हमारे कुछ जॉइंट्स हैं जो कि हमारे नेक को मूव कराने में बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, दोज जॉइंट्स आर नोन एज पाइवट जॉइंट्स। सेम है सैडल जॉइंट्स हमारे, जो सैडल जॉइंट्स हैं हमारे सिमिलरली वो बिटवीन कार्पल्स और मेटाकार्पल्स में के विदिन जो जॉइंट्स होते हैं, बिटवीन कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स ऑफ द थंब। ये जो जॉइंट है हमारे, ये जो जॉइंट है बिटवीन कार्पल्स जो हमारा रिस्ट बोन है और मेटाकार्पल्स ऑफ द थंब, ये जो हमारा जॉइंट है, ये जॉइंट जो रिस्ट और मेटाकार्पल्स ऑफ द थंब के बीच में है, यहां पर ये जॉइंट है हमारा सैडल जॉइंट। मैं लिख देता हूं, आप याद कर लो, बिटवीन कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स ऑफ थंब। और लास्टली हमारा ग्लाइडिंग जॉइंट आ गया है। ये ग्लाइडिंग जॉइंट जो होता है बिटवीन कार्पल्स होता है। कार्पल्स जो हमारे रिस्ट बोन है, ये जो मूवमेंट हो रही है इस जॉइंट की वजह से, एक्सेलरेशन जो हम करते हैं अगर मोटरसाइकिल में,
तो दैट इज ड्यू टू आवर ग्लाइडिंग जॉइंट्स। तो हम यहां लिख सकते हैं बिटवीन कार्पल्स। कार्पल्स जो मैंने आपको बताया कि रिस्ट बोन जो होते हैं 8 बोन से मिलकर बनते हैं, तो उनमें जो आपस में ज्वाइंट है बिटवीन कार्पल्स, जो ज्वाइंट है जो कि ग्लाइडिंग इफेक्ट प्रोवाइड कर रहा है इसको, यही है हमारा ग्लाइडिंग ज्वाइंट। तो इसके बाद हमारा सिर्फ डिसऑर्डर्स बचा है जो कि अभी हम करेंगे।